नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में एक फोन इन कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें जिस पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम 2020। तो ये एक नया कानून है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप जरूर इसके बारे में जानना चाहेंगे तो ऐसे में आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर हम आपको बता दें जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करें, टोल फ्री नंबर है ये, तो आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बातचीत करेंगे तो टीवी की आवाज बंद रखिएगा और फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर एसके सिंह जो कि उप कृषि विपणन सलाहकार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। और इसके साथ ही हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर गिरीश कुमार झा जो कि प्रधान वैज्ञानिक है कृषि अर्थशास्त्र संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत की आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे हम कि बताएं आपकी ये नए कृषि कानून 3 बनाए गए हैं, उनमें से खासतौर पर अगर हम कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम की बात करें तो क्या खासियत है इसकी और किस तरह से ये किसानों को ये अधिनियम लाभ पहुंचाएगा? अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपके प्रश्न को उत्तर दें इसके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या स्थितियां थी, क्यों हम लेकर के आए। जी। पहले क्या होता था कि किसान के अगर पास घर के पास या उसके खेत के पास कोई प्रसंस्करण की इकाई है, कोई और इकाई है जो उसका सीधा सामान खरीद सकती है उसकी उपज को, तो वहाँ वो बेच नहीं सकता था। उसको मंडी 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर लाना होता था। और दूसरा जो खरीदार होता था उसको मंडी एक्ट के अनुसार लाइसेंसधारी होना आवश्यक होता था। और उसके अगर बगल में प्रोसेस दाल मिल है, चावल मिल है, अगर ये सब हैं तो अगर ये इनके पास लाइसेंस नहीं है तो ये फिर कमीशन एजेंट के माध्यम से ही खरीदते थे, कमीशन चार्ज का भुगतान करना पड़ता था। अब क्या किया गया कि किसान को अपना सामान बेचने के लिए, अपनी उपज बेचने के लिए चॉइस दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई कि आप जिसको चाहे, 2 स्वतंत्रता, जिसको चाहे और जहां चाहे आप बेच सकते थे। और खरीदार को किसी प्रकार के किसी अधिनियम में लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। वो केवल एक मात्र पैन कार्ड लेकर के आपका सामान खरीद लेगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, क्योंकि एक भ्रांति रहती है कि भुगतान उसको तुरंत करना है। जैसे वो आपका सामान लेगा, डिलीवरी करने के पहले भुगतान करना है। और किसान भाइयों को भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी कारणवश वो जाने ना पाए, उसका भुगतान ले ले। हाँ, अपरिहार्य कारणों में यदि प्रोसीजरली अगर ऐसा लगता है कि शाम हो गई या किसी कारणवश भुगतान बाद में करेगा तो उस केस में उससे रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। रसीद में लिखा होना चाहिए कितना माल है, कितना पेमेंट उसको करना है, कौन परचेज कर रहा है, क्या चल रहा है, सारा डिटेल जो है वो रूल में एनेक्जर 1 में लगा है, उसके अनुसार उसको सुनिश्चित करना चाहिए। इसके जो भुगतान प्रक्रिया है इसके बारे में भी और भी विस्तार से आगे हम जानेंगे। पहले इस अधिनियम को समझने की कोशिश करते हैं और ऐसे में डॉक्टर झा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस अधिनियम की उपयोगिता को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि अभी सिंह साहब ने बताया कि ये जो कानून है, इस कानून के तहत सरकार किसान को एक और वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने की कोशिश करे। इसका मतलब, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि किसान अपने जो उत्पाद है उसको एपीएमसी से के तहत जो फिजिकल जो मंडी है उसके अलावा या जो भी राज्य सरकार द्वारा स्पेसिफाइड मंडी है उसके अलावा वो कहीं भी देश के किसी पार्ट में भी, इवन अपने खेत पर ही या अपने गोदाम पर भी और किसी से भी, जैसा उन्होंने बोला, किसी से भी बेचा जा सकता है, चाहे वो प्रोसेसिंग यूनिट वाले हो या वो रिटेलर हो या वो होलसेलर हो, किसी से भी किसी समय वो बेच सकते हैं। तो उनको पूर्ण आज़ादी है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि इसको इस परपेक्स में देखना चाहिए कि जितनी भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसमें कोई तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मार्केटिंग में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थे। तो और इस रेस्ट्रिक्शंस का एक समय में बहुत ही मतलब उपयुक्त था जब हम जो डिफिशिएंट थे। आज हम
हमारे पास सरप्लस हो गया है, हम अब हमको इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो सरप्लस का मैनेजमेंट कर पाए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में ये लाया गया। सबसे पहली बात तो इस मैं ये संदर्भ बोलूंगा, को हम आपसे जानेंगे कि पहले जो अधिनियम बने थे या जो कानून थे वो किस संदर्भ में बनाए गए थे और आज परिस्थितियां किस तरह से बदल गई हैं और क्यों इस नए कानून की जरूरत है, इस संदर्भ को भी हम समझेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की आय बढ़ाने और सदैव उनके सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करने पर जोर देती रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल की हैं। अब इस एक्ट के अंतर्गत किसान अपनी फसल को बुआई करने से पहले ही एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसको एक निर्धारित कीमत पर बेचने का एग्रीमेंट कर सकता है, जिससे उसको प्राइस की एश्योरेंस मिलेगी, उसका रिस्क खत्म होगा, उसको जोखिम से मुक्ति मिलेगी और इस प्रकार की नई फसलें वो उगा सकेगा जिसका उसको पहले जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो खरीदार है उसके पास बाज़ार उपलब्ध है और वो बाज़ार की मांग के अनुसार किसान को ये बता सकता है कि उसको किस प्रकार की फसल चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, उस फसल को उगाने के लिए कोई अगर नया तरह का बीज है, किसी प्रकार के इनपुट्स हैं, कोई नई तकनीक है, वो खरीदार किसान को उपलब्ध करा सकता है। और इन फार्म सर्विसेज को लेके किसान एक अच्छी उपज उगा सकते हैं, उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं और कीमत के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। देश में कृषि सुधार के लिए किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम भी इन्हीं पहलों में से एक है। इस कानून द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसमें एक अन्य प्रावधान भी है कि अगर किसान को लगता है कि कीमत बढ़ सकती है आगे आने वाले समय में, तो एक निर्धारित मूल्य गारंटी मूल्य के रूप में फिक्स करके और जो कीमत बढ़ने की संभावना है उस बढ़ी हुई कीमत का हिस्सा भी किसान इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ले सकता है और वो बढ़ी हुई कीमत के वेरिएबल कंपोनेंट के लिए एग्रीमेंट में प्रावधान हो सकता है। इसमें ये भी प्रावधान किए गए हैं कि ये एग्रीमेंट सिर्फ फसल या उपज के लिए हो सकता है। इसमें कोई एग्रीमेंट किसान की भूमि के लिए नहीं हो सकता। तो ना किसान की भूमि की खरीदी का, मॉर्गेज का, लीज का, इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के लिए व्यापार की बंदिशों को हटाया गया है। किसान अब मंडी और मंडी के बाहर जहां उसे अच्छा मूल्य मिले अपनी उपज बेच सकते हैं। अब किसान किसी वेयरहाउस में, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री में, किसी दूसरे राज्य के व्यापारी को जो किसान को अच्छा मूल्य दे रहा हो उसे अपनी उपज बेच सकते हैं। इसके अलावा किसान ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। इन कानूनों के माध्यम से और नए विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प फार्मिंग एग्रीमेंट्स के तहत फसलों को बेचने का है। एक विकल्प ये है कि किसी भी खरीदार को जहां किसान को अच्छा मूल्य मिलता है उसके माध्यम से किसान अपनी उपज को बेच पाए। एक विकल्प ये है कि किसान अगर चाहे तो अपने राज्य के बाहर भी सीधा किसी अन्य राज्य के बड़े व्यापारी को या किसी ऐसे ट्रेडर को, प्रोसेसर को बेचना चाहे जहां उसको अच्छा मूल्य मिल सकता है, वो बेच सकता है। और ये भी किसान को विकल्प दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब जैसे पूरी की पूरी व्यवस्था ई कॉमर्स की पूरे विश्व भर में हो रही है और प्रोड्यूसर को ही ई कॉमर्स की व्यवस्था का सीधा लाभ मिलता है क्योंकि उसको बड़ा बाजार मिल सकता है। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के माध्यम से एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इस अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में भी कमी आएगी।
आइए इस रिपोर्ट के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर झा, आप रिपोर्ट से पहले बता रहे थे कि ये जो अधिनियम है और इसके संदर्भ को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले जो है, अगर एपीएमसी मंडी के बाहर किसान अपनी जो उपज है उसको बेचना चाहता तो उसके सामने कई तरह की बंदिशें थी। मैं समझना चाहूँगी उन परिस्थितियों के बारे में कि पहले क्या अड़चन थी किसानों के सामने, जो अब इस अधिनियम के आने से दूर हो जाएंगी। जैसा कि अभी बताया गया कि पहले ये था कि हर एक स्टेट का, पूरे स्टेट को एपीएमसी मार्केट के एरिया में बांटा गया है जी। और उस एरिया में जो भी नोटिफाइड क्रॉप होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, उसको उसी मंडी के नियम के तहत बेचा जाएगा। किसी भी जो लाइसेंस्ड कमीशन एजेंट है और लाइसेंस ट्रेडर को ही दिया जाएगा जी। तो जैसा कि शुरू में इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई किसान है और उसके बगल में एक कोई प्रोसेसिंग यूनिट है या कोई कॉलोनी है और वो चाहता है कि वो सब्जी डायरेक्ट उसको सप्लाई कर सके, जिससे कि कम से कम चेन हो, उस बीच में कोई मिडिलमैन ना आए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था जी। तो जब हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ से हमारा डिफिशिएंट था, तो उस समय तो इस तरह की चीजें, एपीएमसी एक्ट जब बनाया गया था तब किसानों के प्रोटेक्शन के लिए किया गया था कि, और उस समय पहले यही था, जब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना था, एफसीआई था, यही था कि अगर एमएसपी से ऊपर होगा तो मार्केट में तो किसान बेच सकता है, अगर एमएसपी से नीचे होगा तो गवर्नमेंट खरीदेगी। लेकिन अब इस समय हमें ये देखना है कि जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, तो आप देखेंगे कि लिबरलाइजेशन के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन डब्ल्यूटीओ के तहत ऑलरेडी एग्रीकल्चर लिबरलाइज हो चुका है। हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस समय में हमें अपने इस सेक्टर को लिबरलाइज करना पड़ेगा, हमको एक फ्रीडम देना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, जब हमारे पास जो आप देखेंगे, जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, जो आहार शैली है, वो बदलता है, तो हमारा जो डिमांड है, डिमांड भी चेंज हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास राइस व्हीट की बहुत ज़्यादा भरमार है, लेकिन हम साइमल्टेनियसली एडिबल ऑयल्स बहुत ही इंपोर्ट करते हैं, मोर देन 50% हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमें इस चीजों को, क्रॉपिंग पैटर्न को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना होगा। जी जी, ये बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमको फाइनली आज के डेट में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होना पड़ेगा जी। तो अगर हमको एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होना है, जो कि आजकल हम हार्डली ग्लोबल एक्सपोर्ट के 2 से 3% एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें मार्केट को फ्री करना पड़ेगा, सो दैट किसान जहां भी चाहे फ्री होके, जहां भी उसको अच्छा इनकम मिले, जहां भी उसकी अच्छी, बिल्कुल। इतना ही नहीं, जो मार्केट इंटेलिजेंस है उसका भी सहारा लेना पड़ेगा। ये भी जानना होगा कि दूसरे देशों में, विदेशों में किन फसलों की, किन उत्पादों की मांग ज्यादा है, किसान उसी के अनुसार उसे उगाए और उसी से उनको बेहतर दाम भी मिलेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर सिंह, जो एक फसल चक्र लगातार धान गेहूं का चला आ रहा था, जिसको बार बार लगातार तोड़ने की भी कोशिश की बात की जा रही थी कि जहां जरूरत नहीं है वहां कम किया जाए। कई ऐसी जगह हम देखते हैं जहां पर पानी की किल्लत है, फिर भी ऐसी फसलें ले रहे हैं कि जिसमें पानी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि किसानों को एक वहां पे ये लगता था कि हमारी ये फसल बिक जाएगी, वो उसे मानता था कि ये सुनिश्चित है। तो अब जो है नई व्यवस्था जो बनकर उभरेगी, उसमें किस तरह से ये जो महंगी या नई फसलें हैं या फिर मार्केट इंटेलिजेंस के हिसाब से जो फसलें हैं, उसके लिए किसान किस तरह से आकर्षित होंगे? मैं इसको 3-4 बातों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा जी जी। कि आप वो समय नहीं रहा, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसान ही नहीं, कोई भी अगर उत्पादन करता है तो ये देख लेता है कि इसकी मांग कितनी है। अगर उसने मांग को नहीं देखा, बाजार की जरूरत कितनी है, उत्पादन करता गया तो उसका गिरने वाला है उसका मूल्य। तो किसान भाइयों से मेरी राय इस विषय में यही है कि धान गेहूं पर ही जोर ना दें कि हम खरीदेंगे और एमएसपी पर कितना बिक जाएगा, कितना नहीं बिकेगा। सरकार का पूर्ण प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक खरीदी करें, इसलिए ऐसी फसलों को भी उगाएं जिसका बाजार में मांग है और जिनका न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। आप जो मिलेट्स वगैरह हैं उनको उगाएं, सब्जियां उगाएं और बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू की क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करें। और इसके साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने कोई ऐसे नहीं, समग्र विकास की तरफ आगे बढ़ा है, इसलिए साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी लाया है कि आप ऐसी फसलों को जो कि मांग भी वही लाते हैं, मार्केट भी वही लाते हैं, कीमत भी वही लाते हैं, उनके साथ मिलकर के संविदा खेती में प्रवेश करें और उनकी मांगा अनुसार पैदा करें। और एक चीज़ और, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान, कोई खरीदार जाएगा
मंडी के बाहर तो बहुत सारे खरीदार नहीं होंगे, क्योंकि ये आशंका होती है कि बोली नहीं लगेगी तो हो सकता है अच्छा मूल्य ना मिले। जी। इसीलिए इसका एक अहम पहलू है कि एक बहुत बड़ा रोबस्ट जो है वो सूचना प्रणाली बनाई जाएगी, ताकि किसानों तक यह पता हो कि किस चीज का क्या मूल्य चल रहा है और वो अच्छे से खरीदार के साथ नेगोशिएट कर सके, उससे वार्ता कर सके, भैया इतने से नीचे मैं नहीं देने वाला हूँ, इतना बाजार मूल्य चल रहा है, इतना ही लीजिए। तो वो उसमें भी किसान को परेशानी नहीं होगी। इस कानून के, इस अधिनियम के बाद उसे पता रहेगा कि यहाँ मूल्य ये है, हमको इतने में ही बेचना है। जी बिल्कुल। आपने संविदा पर खेती का भी जिक्र किया, तो 3 नए कानून जो सरकार ने बनाए हैं डॉक्टर झा, उनमें से जो दूसरा कानून है वो ये भी है जो कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 है। उसके तहत जो संविदा पर खेती है उसको भी एक कानूनी जामा पहनाया गया है। कहा जा रहा है कि पहले भी कई किसान जो है वो करते थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन अब इसे कानूनी जामा पहना देने से किसानों को किस तरह से फायदा होगा? देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसको आपने भी अभी जिक्र किया था, मार्केट इंटेलिजेंस का। और जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम्स है, जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, और एग्रीकल्चर जो स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण एक एग्रीकल्चर मार्केट जो है फ्रैगमेंटेड सा था। फ्रैगमेंटेड होने के कारण क्या होता था कि किसी एक देश के एक पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, गलत हुआ और क्रैश कर गया, और वहीं दूसरे पार्ट में उसी कमोडिटी जो है बहुत हाई राइज हो रही। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन था, ये फ्रेगमेंटेशन का जो मेन रीजन था, जो मेन रीजन यही था कि जो प्राइस का जो है इंटीग्रेशन डिफरेंट मार्केट में नहीं था। और ये क्यों नहीं था? क्योंकि जब भी हार्वेस्ट होता था तो किसान जो है चाहता है कि उसको अधिक से अधिक बेच ले, क्योंकि कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं। अगर आपको स्टोरेज फैसिलिटी और इस तरह की कोल्ड चेन और ये सब बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इन्वेस्टमेंट अगर जब करना होगा तो नेचुरली आपको प्राइवेट सेक्टर्स को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और सारी एग्रीकल्चर ही नहीं, कि उनको बहुत सारे और क्षेत्रों में देखना होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो इस कानून है, जो इसके एक तीसरी कानून जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसमें उन्होंने स्टॉकिंग, क्योंकि जब तक एक हमारा स्टेबल रूल्स नहीं होगा, स्टेबल पॉलिसी नहीं होगी, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि इससे जो निजी निवेश है उसे भी बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में, तो किस तरह से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा और किसानों को किस तरह के लाभ है इन नए कृषि कानून से, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। हेलो किसान में आज हम खास तौर पर नए कृषि कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी नए कृषि कानून के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर सिंह, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर झा ने भी जिक्र किया कि ये जो कृषि का क्षेत्र है और यहाँ पर जहाँ पर बुनियादी ढांचे को भी विकसित करने की एक बड़ी चुनौती सामने है अभी भी, तो ऐसे में बहुत ज्यादा निजी निवेश की भी आवश्यकता है। तो ये जो नए कानून है उसकी वजह से जो परिस्थितियां बदलेंगी वो किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे निजी निवेश को, आपको लगता है? बहुत आवश्यक है कि कहा जाता है कि विपणन में दक्षता लाने के लिए उसकी इफिशियंसी का मतलब है
कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिले और कंज्यूमर को, उपभोक्ता को कम भुगतान करना पड़े। इसी को हम विपणन में इफिशिएंसी कहते हैं। जी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात रही, एक मैं उदाहरण देकर अपनी बात को कहूँगा कि बहुत सारे खरीदार ये कहते हैं कि हमको जो है फल सब्जी खरीदना है और फल सब्जी खरीद करके हमको बाजार में बेचना है, जी, उपभोक्ताओं को सीधे सप्लाई करना है। तो हम उनसे पूछते थे पहले, इस कानून के आने के पहले, कि भैया आप किस राज्य से खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमको यह रहता कि उस राज्य का कानून क्या कहता है। अभी यह समस्या खत्म हो गई। अभी आप देखें कि गांव-गांव अब बिजली की समस्या नहीं रही। गांव के नजदीक जो है जितने प्रसंस्करण करता है, जितने पैक हाउस हैं, जिसको भी जो भी जरूरत है, वेयर हाउस है, आपको शीतगृह है, और जितने प्रकार के विपणन से संबंधित या इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ लोग लगा सकते हैं, क्योंकि उनको कच्चा माल सीधे अब कृषि से संबंधित किसानों के गांव से, किसानों के घर से खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात क्या होती थी, ये व्यवहारिक बातें हैं कि हम कहते थे भाई आप वेयर हाउस बना लीजिए या आप प्रोसेसिंग प्लांट लगा लीजिए। आपने धान के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाया या आपने दाल के लिए यूनिट लगाई, और वहां पर स्टॉक लिमिट होती थी कि इतने कुंतल से ज्यादा या इतने टन से ज्यादा आप एट ए टाइम नहीं रख सकते हैं। आपको 6 महीना के लिए या साल भर के लिए आपको कच्चे दाल की जरूरत इतने टन की है। अचानक जो है स्टॉक लिमिट लग गई, आपका माल होर्डिंग में हो गया, स्टॉकिंग के बजाय उसको होर्डिंग कह दिया गया और आप जो है कानूनी पचड़े में फंस गए। तो अब लोग क्या करेंगे कि तमाम प्रकार के प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगाएंगे, वेयर हाउस वगैरह का निर्माण करेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी उनको स्टॉक करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, जितने प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो इससे जो कृषि क्षेत्र में, कृषि विपणन के क्षेत्र में निवेश आने की आवश्यकता थी, जो बहुत जरूरत थी, उसका द्वार इन कानूनों ने खोल दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। प्रमोद पटेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी, मेरा ये सवाल है कि जो नया कृषि बिल आया है, तो इसमें जितने भी फायदे बता रहे हैं, ये सब बड़े किसानों के लिए है कि मतलब इस राज्य से उस राज्य में ले जाकर अपने बेच सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए इसमें क्या है कि उनको क्या फायदे हैं छोटे किसानों के लिए? जी बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जी डॉक्टर सिंह, आप इसका जवाब कैसे देना चाहेंगे? छोटे और सीमांत किसानों के लिए किस तरह से ये फायदेमंद है? शायद किसान भाई को मैं यही बताना चाहूँगा कि यह पहली बात तो मैं यहाँ से स्पष्ट करूँगा कि पहले भी, इस कानून के आने के पहले भी किसानों के लिए कोई अवरोध नहीं था, वो अपना सामान कहीं भी ले जा सकते थे। लेकिन अवरोध मैं पहले ही बता चुका हूँ, केवल खरीदार के लिए था और स्थान के लिए था। तो एक का अवरोध हो गया तो दूसरा किसान अवरुद्ध हो जाता था। अभी यह चीज छोटे किसानों के लिए ही है। छोटे और जो मझोले किसान हैं, जो कि 86% से आसपास हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा हैं, तो उनको अपना माल बेचने के लिए मंडी पड़ती थी 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और व्यापार नीचे यहाँ हो नहीं सकता था क्योंकि वो इलीगल होता था उसके घर पे उसको बेचना। तो ये बड़े किसानों के लिए नहीं, ये छोटे किसानों के लिए ही कानून बना हुआ है, बड़े के लिए नहीं। फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि जाके उनके घर से जा करके माल को इकट्ठा कर लाए। 1 मिनट में और लूंगा इस अपने शब्द को कहने के लिए कि सरकार के प्रयास को पृथक करके देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सरकार ने एक एफपीओ की योजना भी अभी लागू की है, जिसमें 10,000 एफपीओ बनाए जाने हैं। उनको पहली बार इस सरकार ने अपनी सहायता से, केंद्र सरकार की सहायता से बना रही है, ताकि छोटे छोटे किसान जो हैं एक समूह बना ले। समूह बना करके जो उत्पादन करते हैं उसमें भी कम लागत लगे, और जो है दूसरी बात जो है विपणन के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके पास उपज हो जाए। और तीसरी बात एक महत्वपूर्ण है कि इसमें बाजार देने के लिए भी एक एंटिटी जो सीबीबीओ के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें रखा गया है कि किसान को बाजार भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वही बाजार की भी व्यवस्था करेगा। तो ये आश्वस्त रहें, ये बड़े किसान के लिए बिल्कुल नहीं है, ये छोटे किसान के लिए, मझोले किसान। बिल्कुल। डॉक्टर झा, क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, और खास तौर पे एफपीओ के निर्माण के लिए, जिसको कि आज समय की मांग एक तरह से कहा जा रहा है, क्यों ये समय की मांग समझा जाए? किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि ये छोटे किसानों के लिए ज़्यादा उचित है, क्योंकि उपयुक्त है, क्योंकि
देश की सबको पता है कि देश में 86% जो है लघु और सीमांत किसान है। तो जो भी कानून बनाया जाता है उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब होता क्या है कि छोटा किसान अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है ये करते हैं, और वो उसका जो है हमेशा पिकिंग्स में प्रोडक्शन होता है। तो आपको कुछ छोटा अमाउंट अगर प्रोड्यूस हुआ है उसको लेके आप मंडी नहीं जा सकते हैं। तो उसको मंडी नहीं जाने के लिए ये जो आप पहले बेचते थे, पहले भी ऐसा किया जाता था लेकिन वो लीगल नहीं था, उसको लीगलाइज किया गया है और आप निर्भीक होकर अब किसी को भी अपने बगल के किसी कॉलोनी में भी किसी को भी ये बेच सकते हैं। पहली बात ये ठीक उसी तरह से है जैसा कि आपने देखा होगा दूध वाले को कि एक छोटा आधा लीटर दूध भी होता है वो अपने पड़ोसी को देकर। और जहां तक आप एफपीओ की बात है तो इसमें हम हमेशा दूध की बात करते हैं क्योंकि आप अमूल को देख रहे हैं, क्योंकि आज जो अमूल है, अमूल जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसको भी चैलेंज दे रही है। तो क्योंकि एक कोऑपरेटिव है, जो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट है कि ग्रुप में जब आप मिलते हैं, जब भी आप जो कलेक्टिवाइजेशन मतलब ग्रुप बनाएंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और आपका जो होगा, जो प्रोड्यूस होगा वो एक तरह के ही, अगर मान लीजिए एक किसान के बदले अगर 20 किसान अगर 1-1 किलो भी है तो 20 किलो हो जाए, तो आप किसी भी प्रोसेसिंग सेक्टर में, तो एफपीओ के और गवर्नमेंट की ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट इस पर पूरी जोर दे। आप सुने होंगे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 10,000 एफपीओ का टारगेट है और उसकी तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही है, बैंक लोन की और सब सारी सुविधाएं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रावधान है, मैं तो इस प्रावधान को छोटे किसान के लिए ही ज्यादा देखता हूं और जो भी आज तक होते आया था। और यही कारण है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता। हमको पता है डायरेक्ट सेलिंग होता था क्योंकि एपीएमसी मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि जो जितनी प्रोड्यूस है उसको ले से आधे से ज्यादा प्रोड्यूस मार्केट के बाहर बिकती थी। लेकिन जो बिचौलिए होते थे वो ये कह के आपको कम भाव देते थे कि हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब आप उससे निर्भीक होकर आप सीधा उससे बार्गेन कर सकते हैं कि भाई ये मेरा सामान है। लेकिन इसके बावजूद जो एपीएमसी की मंडियां है उनकी एक भूमिका है। तो डॉक्टर सिंह, एक आशंका जो एपीएमसी मंडियों को लेकर अब किसानों के मन में है कि अब उनका क्या होगा, तो उसके बारे में आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? एपीएमसी मंडियों का क्या होगा? वहाँ के जो आड़ती हैं, जो लाइसेंसधारी आड़ती हैं, उनका क्या होगा? कई श्रमिक वहां पर काम करते हैं, कई लोगों का रोजगार उससे जुड़ा होता है, उनका क्या होगा? ये कहीं ना कहीं एक भ्रम या झूठ जैसा सब जगह फैलाया जा रहा है। जी। जैसा शुरू में ही बात हुई कि यह एक व्यापार का अतिरिक्त माध्यम होगा, यह किसी तंत्र को जो पहले से बना हुआ है उसको समाप्त नहीं करेगा। और जो मंडी सिस्टम है, जो देश में करीब 7,000 मंडियां हैं, उसमें जैसे व्यापार होता रहा है वो वैसे ही होता रहेगा। जो उसमें कमीशन एजेंट, जो उसमें तौलैया, जो उसमें बैग को सिलने वाले थे, जो लेबर वर्ग थे, जो श्रमिक वर्ग थे, सभी लोग जैसे काम करते थे वैसे ही करते रहेंगे। एक चीज़ मैं और जोड़ दूंगा कि आप किसान भाई इसको इस रूप में देखें कि अगर एक ही दुकान है तो वो अपनी कार्य क्षमता, अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ा पाता है, लेकिन उसके बगल में अगर एक वैसी ही और दुकान खुल गई तो वो अपनी दक्षता, अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर इस चैनल के, इस कानून के आने के बाद जो बाहर का चैनल, ट्रेड एरिया का चैनल खुला है, इससे मंडियां और प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगी और अपनी सेवा का स्तर बढ़ाएंगी, अपने अधोसंरचना का स्तर बढ़ाएंगी, आपको और सेवाएं मिलेंगी। एक चीज मैं कहकर यहाँ बात को समाप्त करूंगा कि देश के उत्पादन का 33% ही मंडियों में आता है। इसके मतलब एक बहुत बड़ा भाग मंडियों में नहीं आता है। तो मंडियों के लिए बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा स्कोप है कि आवक बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ाएं। इस शब्द के साथ समाप्त करूंगा कि मंडियां यथावत और प्रतिस्पर्धा के साथ और सेवाओं के साथ काम करती हैं। यानी कि ये लगातार जो मांग बनी रही थी कि जो एपीएमसी मंडियां हैं उनकी व्यवस्था दुरुस्त हो, उसे और बेहतर बनाया जाए, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब वो भी प्रतिस्पर्धा में उतरेंगे और अपनी व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राम अवतार सिंह जी, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। आइए उनसे बात करते हैं। जी राम अवतार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी राम अवतार जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है जी कि एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापारी या कोई संगठन सामान खरीदता है तो सरकार को कानून बनाना चाहिए कि वो अपराध हो। भाई एमएसपी जब सरकार ने घोषित कर दिया
जी। तो उससे नीचे कोई खरीदारी करता है उसको अपराध घोषित होना चाहिए। अभी हमने बाजरा यहाँ बेचा है, हमारा बाजरा 2150 रुपए जो MSP सरकार ने घोषित किया हुआ है, वो बाय द वे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, तो उस जमींदार का तो 1200-1300 रुपए बिक रहा है, और जिसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया उसका 2150 बिक रहा है। जी। तो ये होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही ना पड़े, कानून बन जाए कि MSP से नीचे कोई खरीदारी करेगा वो अपराध होगा। ठीक है राम अवतार जी, हम आपकी बात को समझ गए हैं और आपकी जो भावनाएं हैं वो भी यहाँ पे समझ रहे हैं। डॉक्टर झा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि जो MSP की जो व्यवस्था है वो जाहिर तौर पर किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे में हालांकि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था में भी किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जहाँ तक इस कानून से ये जो बहुत बड़ी भ्रांति है, मुझे ये समझ में कभी नहीं आ रहा है कि कौन इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन और किसान भाइयों को मिसगाइड किया जा रहा है कि जो MSP कहीं भी जो तीनों आप अगर तीनों कानून जो आपको आप देखेंगे उसमें कहीं भी MSP की चर्चा नहीं की गई, और MSP पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि इसकी दो कारण है। एक तो MSP पहले भी लीगल नहीं था, और जो MSP एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये था गवर्नमेंट का, और वो रहेगा ही, क्योंकि हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोग्राम चल रहे हैं उसके तहत PDS के तहत अगर हमको राइस और चावल और गेहूं अगर हमको बांटना है तो हमें MSP के थ्रू प्रोक्योर करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कहीं भी, इनफैक्ट आप देखेंगे अगर रिसेंट पास्ट में ये जो वर्तमान सरकार है इन्होंने MSP के तहत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किया है, इवन उस सब अनट्रेडिशनल स्टेट्स में जहां MSP में कम प्रोक्योरमेंट होता है। उड़ीसा में अभी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ। तो इस तरह से पहली जो मैं भ्रांति दूर करना चाहता हूं कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कहीं भी इसका जिक्र भी इसमें नहीं किया। और बार बार हमारे माननीय कृषि मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं इस चीज़ों को बार बार कह रहे हैं कि MSP रहेगा। और हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हम अब उस स्टेज में आ चुके हैं जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर चुके हैं, हमको अब नेक्स्ट स्टेज में जाना है। हमको, क्योंकि अब हम विश्व के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन में मोस्ट ऑफ द, चाहे वो सीरियल हो, चाहे मिल्क हो, या फ्रूट्स हो, या वेजिटेबल्स हो, अब हमको प्रोसेसिंग में जाना है। तो हमको उस तरह का जो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके लिए हम जरूर कहेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन करना, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करने से, प्रोसेसिंग करने से यही कंज्यूमर का डिमांड है। अब प्रोसेसिंग फूड का डिमांड आ गया, और इसी से रूरल एम्प्लॉयमेंट बनेगा, इसी से हमारी इनकम तेजी से बढ़ेगी, और इसी से हमारी खुशियां भी बढ़ेगी। तो ये चीज मैं जरूर कहूंगा। लेकिन MSP के सवाल पे मैं डॉक्टर सिंह के पास भी आना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एक तो ये जो भ्रम की स्थिति है कि जो MSP की व्यवस्था है उसका क्या होगा, अब किसानों का जो उत्पाद है वो MSP पे नहीं खरीदा जाएगा, एक तो इस भ्रम को भी दूर करें आप, और दूसरा कि ये जो निर्भरता एक किसानों की MSP पर है, क्या ये जो अलग व्यवस्था, एक जो वैकल्पिक व्यवस्था साथ में शुरू की जा रही है, वो आगे आने वाले समय में किसानों की ये निर्भरता ही खत्म कर देगी, आपको लगता है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या फिर अंतर्राज्यीय जो वो लेन देन कर पाएंगे उसमें कहीं ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश यहाँ पर नजर आती है। कुछ प्रश्नों का भी उत्तर आप दे दिया। जी, लेकिन हम अपनी बात, हमारी राय, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। दूसरा, राम अवतार जी का प्रश्न कुछ और था। वो ये कह रहे थे कि इसके खरीद MSP से नीचे ही ना हो। सरकार MSP नहीं खरीदे, वो खरीदती है तो खरीदती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यापारी भी खरीदता है तो वो MSP से नीचे ना खरीदे, और खरीदता है तो उसको दंडात्मक कार्यवाही की जाए, कानून के अंदर उसको जेल भेजा जाए। ये उनकी मांग है। तो मैं 3 पक्ष बन गया इसका। पहला तो ये कि इसमें कहीं संशय नहीं है कि MSP में कोई परिवर्तन होने वाला है। MSP चलती रहेगी, चल रही है, वो क्लियर हो गया। दूसरा पक्ष ये है उनका कानूनी बात। आप MSP ही क्यों चाहते हैं? MSP एक मिनिमम प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। आप अधिकतम मूल्य की बात क्यों नहीं करते हैं? कोई उपज आप बनाते हैं तो आप उसमें
मैक्सिमम प्राइस की बात करते हैं, आप बैग में देखें तो मिनिमम प्राइस नहीं लिखा होता है, मैक्सिमम प्राइस लिखा होता है, अधिकतम मूल्य। आप अधिकतम मूल्य के बारे में सोचें। इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं अधिनियम से ला करके कि मार्केट को थोड़ा खुला किया जाए, छोड़ा जाए, और इसके बहुत सारे और प्रयास किए जाएं कि उसमें आप देखें कि 1 लाख करोड़ रुपए का फार्म गेट पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में भी दिया जा रहा है, ताकि और एक्सपोर्ट को 2.3% से बढ़ाने का अपना जो सीमा है उसको और बढ़ाई जाए, एक्सपोर्ट भी डबल किया जाए, मांग जनरेट की जाए इस एक्सपोर्ट से और प्रोसेसिंग से, ताकि आपको एमएसपी से कहीं ज्यादा मिले। उन्हीं के प्रश्न को मैं पकड़ने का कोशिश करता हूं, आंसर करने का कोशिश करता हूं। आप देखें कि आज जितने राज्य की मंडियां हैं, मंडी कमेटी एक्ट्स हैं, एपीएमसी एक्ट्स हैं, 10 राज्यों में ये व्यवस्था पहले से ऊपर थी उनके, कि लिखा हुआ है साफ साफ कि मंडी सचिव प्रयास करेंगे कि उपज उससे नीचे, एमएसपी से नीचे ना बिके, उसके बाद भी बिकती रहती है। उसका रीजन ये है कि इसका जो खरीद फरोख्त है उसके लिए एफएक्यू बना हुआ है, फेयर एवरेज क्वालिटी। तो फेयर एवरेज क्वालिटी पर ये जब, चूंकि सेल और परचेज कानूनी रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब खरीदी फरोख्त होती है तो उस पर लिख दिया जाता है कि भाई क्वालिटी इसकी ठीक नहीं है, तो दोनों की सहमति से नीचे बिक जाता है। तो इस सिस्टम को लाने के लिए पहले बहुत आगे जाना पड़ेगा कि हमको एक क्वालिटी कंट्रोल का कंट्री में एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा कि जो ये इंडिपेंडेंटली बताए कि एफएक्यू का है कि नहीं है, और ऐसी वैधानिक व्यवस्था करने के लिए बहुत कुछ तैयारियों की जरूरत पड़ेगी। हमें ऐसा नहीं लगता है किसान को थर्ड पार्ट पर विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए, डिमांड की तरफ जाना चाहिए, मांग की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो एमएसपी से ज्यादा, मतलब मिनिमम नहीं, मैक्सिमम प्राइस पा सके। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। और इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम नए कृषि कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, और इसको लेकर कई तरह के सवाल आपके भी मन में हो सकते हैं, तो उनके जवाब के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर इसके लिए कॉल करें और सवाल पूछें। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और
इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पहले ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो जो मंडी अभी तो खुला नहीं है, हम लोग का तो धान अभी कटाई हो गया है, घर में भी रखने के लिए जगह नहीं है जी। तो यहाँ तो जो व्यापारी लोग ले रहे हैं 1100-1000 रुपये में धान ले रहे हैं, कहाँ बेचेंगे हम लोग धान। जी ठीक है, कोई आप में से इनका जो समस्या है इनके लिए कोई समाधान आप बताना चाहेंगे डॉक्टर सिंह? मैं तो समाधान के रूप में यही कहना चाहूँगा, इसको पहले भी मैं कह चुका हूँ कि किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो इन्होंने धान उगा लिया, अभी धान 1100-1200 में बिक रहा है, एमएसपी 1800 से ऊपर है, तो आपको ध्यान देना है कि अगले बार से ये धान को या गेहूं को, जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है देश में हो गई है और मांग उस अनुसार नहीं है, इसको न उगा करके और फसलों की तरफ जाएं, तिलहन की तरफ थोड़ा सा झुकाव करें, फल सब्जी की तरफ थोड़ा सा झुकाव करें, एरोमेटिक प्लांट्स की तरफ थोड़ा झुकाव करें, फूल अच्छा बिकता है, अच्छा पैसा मिलता है, उसकी तरफ आप झुकाव करें, सुगंधित फसलों की तरफ, पौधों की तरफ जाएं। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा इनके लिए कि ये मांग के अनुसार पैदावार करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर झा, क्या आप समझते हैं कि इसी तरह की जब समस्या होती है तो इसका एक निदान यही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात हो रही है फार्म गेट पर, और इसी के लिए जो नए कानून आए हैं वो एक तरह से बहुत ही मददगार होंगे, चाहे वो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम हो, चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी अभी दिया जा रहा है। तो ये जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उससे इस तरह की परेशानियों से छुटकारा किसानों को मिल सकता है। सही कहा आपने। अभी आपने पहले ये सारे कानून जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, अगर जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो किसान को बेसिकली यही दो तरह की परेशानी आती है, या तो प्रोडक्शन अनसर्टेनिटी आता है कि वेदर के कारण और इस सब चीज़ों के कारण, या हो सकता है प्राइस अनसर्टेनिटी, मार्केट अनसर्टेनिटी जो ये अभी कह रहे हैं कि अचानक, क्योंकि होता क्या है कि जैसा कि हम हमेशा पिछले साल के प्राइस को ट्रेंड देख के करते हैं और एक कॉबवे फेनोमेना में हम फंस जाते हैं। तो उसका एक तो इन्होंने सिंह साहब ने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन करिए, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाइए। दूसरा चीज ये है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे उस क्रॉप में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने का चांस है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने से हमारा क्या होगा कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का सीड, टेक्नोलॉजी तो मिलेगी, अच्छी क्वालिटी का सीड, और हमारे प्राइस का जो हमारा जो प्राइस रिस्क है उसको हम उनके स्पॉन्सर पे, जो हमारा जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, उसको हम ट्रांसफर करेंगे। और जो दूसरी समस्या है, मैंने जो पहले कहा था कि जब हार्वेस्ट का टाइम होता है, आप देखते होंगे कि किसान से जो है कमीशन एजेंट बहुत कम प्राइस पे खरीदते हैं और फिर थोड़ी ही दिन के बाद उसका प्राइस बढ़ जाता है। वो होता ये है कि जब हार्वेस्ट होता है तो बेसिकली सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब लीन सीजन होता है, लेकिन कोई एकत्रित करके इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम जिस तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात कर रहे हैं हम, या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो सजेशंस आए हैं उसके इम्प्रूवमेंट के कारण, जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होगा, तो हम उसको रख सकते हैं और हम उसको सही उपयुक्त समय आने पर इंतजार कर सकते हैं कि जब बेहतर भाव मिले वो समय निकाल आप भेज सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि सरकार बेसिकली, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट फोर्सेज काम करेंगे और ये सब जो चीज आ रही है, जो कानून आया जा रहा है, उस मार्केट को इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोशिश किया जाए। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि आप जब भी कोई सामान खरीदने आप जाते हैं, आप अपने बारे में सोचिए, तो आप एक बार ऑनलाइन चेक करते हैं, तो हमें पास जब विकल्प होगा, जब हम विकल्प क्रिएट करने की कोशिश करें, उसका सेम एक ही मकसद है कि विकल्प होने से इफिशियंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो उसी चीज की सरकार की यही प्रयास है कि किस तरह से किसानों को अधिक से अधिक आमदनी हो और उसको कैसे उचित अपने उत्पाद का उचित प्राइस मिले, और वो सारी बंधनों से मुक्त होकर, आजाद होकर अपने प्राइस को डिक्टेट, माने प्राइस डिक्टेटर हो रेदर देन प्राइस टेकर्स। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, दन्नाराम जी नागौर राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। जी दन्नाराम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी धन्नाराम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जी हमारे पास में कुचामन सिटी है, उसमें सब्जी मंडी की है, तो उसमें क्या है कि सब्जी 42 किलो की 40 किलो करते हैं ये। जी, तो ये रूल या तो राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है, इसके बारे में बताइए।
डॉक्टर सिंह, प्रश्न मैं समझ नहीं पाया क्या। धनाराम जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें। नजदीकी हम सब्जी मंडी आप बेचते बता हैं रहे ना। हैं। हेलो जी, अच्छा तौल कम कर देते हैं, 42 किलो का 40 किलो कर देते हैं, तो इस तरह की समस्या। हाँ, जो जितनी ये जी जी जितनी ये मंडियां हैं, मंडियों में तौलाई का जो तौलाई के रूप में गर्दा हम लोग बोलते हैं, तो गर्दा वो काटते हैं। जो बारदाना आप ले जाते हैं तो वो वहाँ ज़्यादा कटौती होती है। इन कटौतियों को देख करके ही तो ये इस नई व्यवस्था को लाने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि वहाँ पर ऐसा हो। दूसरा, आप वहाँ कहें, जो आप किसान भाई जाते हैं मंडी में, तो आप उनसे कहें कि भाई इतना आप क्यों काटते हैं, इतनी डिडक्शन करने की कहाँ ज़रूरत है। और वहाँ पर जो संबंधित कर्मचारी होंगे राज्य सरकार के, उनसे भी इस बात को रखें कि आप अनावश्यक कटौतियाँ ना करें। जो बारदाना का कटता है, जो जिसमें आप ले जाते हैं, तोलाते हैं, उसको निकाल करके शेष कटौतियाँ ना करें, वो कहें। केंद्र सरकार की कोई मंडी नहीं है, फिर मैं स्पष्ट कर देता हूँ, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कोई भी मंडी देश में नहीं है। सब मंडियाँ जो हैं वो APMC कानून के अंतर्गत संचालित है। जी, राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है ये मंडियां, बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नवल चंद्रवंशी जी इस वक्त कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नवल चंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी जी नवल जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछें। हाँ, सुना नहीं रहा है जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, किसानों का माल मंडी में बेचते हैं तो 1200-1300 में बेचाता है, एक ही रेट क्यों नहीं रहता है? जी, मंडी में किसी भी कृषि उत्पाद का एक ही रेट क्यों नहीं होता है? डॉक्टर सिंह, अगर इस व्यवस्था के बारे में आप थोड़ा समझा सकें। देखिए, जो मंडियां देश में, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है जी। वहाँ पर रेट तय करने का जो तरीका है, वहाँ पर ऑक्शन होता है। कई सारे व्यापारी, अब ऑक्शन कैसा होता है, जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूँ कि ऑक्शन का तरीका वहाँ क्या है देश में।
तो वो ऑक्शन होता है तो बोली लगती है, तो बोली में जो मूल्य तय होता है तो उसी बाजार में एक ही मंडी में हो सकता है अन्य उपज का, मतलब एक ही उपज का कई ढेरियों में जब बोली लगाई जाए, भले ही गुणवत्ता एक ही हो, अलग अलग मूल्य हो जाएगा। तो अलग मंडी की तो बात ही अलग है, क्योंकि अलग मूल्य होगा। उसी मंडी में भी एक ही प्रकार की उपज का भिन्न भिन्न मूल्य हो जाएगा। ये इस पर निर्भर करता है कि कितने लोग बोली लगा रहे हैं, वो बोली लगाने वाले कितने ट्रांसपेरेंट, कितने पारदर्शी तरीके से उसको लगा रहे हैं। इन कारण से वो अलग अलग मूल्य रहता है। बिल्कुल। और डॉक्टर सिंह, इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी कि अब जो व्यवस्थाएं बन रही हैं उसके तहत जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, डिजिटली जो लेन देन है वो किसान कर पाएंगे खरीदार से, तो ऐसे में यहाँ पर भुगतान का तरीका क्या होगा, और जो किसान प्रौद्योगिकी रूप में ज्यादा दक्ष नहीं है वो किस तरह से कर पाएंगे ये लेन देन? जी डॉक्टर साहब, आप हम इसी को देखते हुए पहले जब राष्ट्रीय बाजार बनाने की बात हुई तो पहले ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल तरीके से ही बनाया जाए। तो 2016 में भारत सरकार योजना भी लाई ई-नाम की। तो अब देखें इसमें आपको कैसे लाभ हो सकता है। अब मान लीजिए आपकी उपज है ये छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की उपज का खरीदार बेंगलोर में है, और उस उपज का प्रयोगशाला में टेस्ट होकर, जो मैं काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हो रही हैं, उसको टेस्ट करके उसके एनालिसिस करके उसकी गुणवत्ता कंप्यूटर में डाल दी जाती है, और वहाँ जो खरीदार होता है उस गुणवत्ता को देख करके वहाँ से वो बिड करता है। तो आप देखें कि जब मंडियों में बिड होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपने सभी देखा होगा कि कई सारे व्यापारी इकट्ठा होकर आपस में ऐसा कर लेते हैं कि आप इसका बिड लगाना, वो उसका बिड लगाए। लेकिन जब बिडर जो है उसकी बोली लगाने वाले दूसरी मंडी में या मंडी के बाहर, प्रदेश के बाहर होते हैं, तो इसकी संभावना ना के बराबर होती है, तो आपको ज्यादा मूल्य मिलता है। दूसरी बात यह है कि आपका पेमेंट सिस्टम कैसे होगा। तो जब पेमेंट सिस्टम की बात होती है तो जो खरीदार होता है जब पेमेंट करता है तो एस्क्रू जो अकाउंट होता है, इसको यूं समझने का कोशिश करें, एक केंद्र में खाता है, उस खाते से जब वो पेमेंट करता है तो किसको किसको पैसा जाना है। अगर मंडी में आप बेच रहे हैं तो तुलैया को जाना है कि कमीशन एजेंट को जाना है कि किसको जाना है, तो उसके थ्रू फिर आपके अकाउंट को सीधे चला जाता है। अगर मान लीजिए ये सिस्टम अब तो खुल गया है इस कानून के आने के बाद, तो मंडी के बाहर भी तमाम सारे आने शुरू हो गए हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो वो ये सब सिस्टम हट ही गया, तो वो सीधे ही आपके अकाउंट में आपका अकाउंट लेकर उसमें पैसा भेज देंगे। बिल्कुल, यानी कि और पारदर्शित और सुरक्षित तरीका जो है वो होगा लेन देन का। और चलते चलते डॉक्टर झा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बताया जा रहा है कि ये जो 3 नए कृषि कानून लाया गया है, इससे जो देश है वो जो है अब एक राष्ट्र एक बाजार की ओर तेजी से बढ़ेगा। तो इस अवधारणा के बारे में समझना चाहेंगे, एक राष्ट्र एक बाजार, और किस तरह से ये फायदेमंद साबित होगा। आपने सही कहा कि जैसे कि जो कृषि जो है वो बेसिकली राज्य का विषय था, तो अभी तक हर एक राज्यों की अपनी अपनी सिस्टम्स थी, अपने अपने कुछ विभिन्नताएं थी। लेकिन जो ये कानून आया, इस कानून से अब फाइनली, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि अब किसान अपनी उपज को देश के किसी कोने में भी किसी से भी बेच सकता है। तो इसका मतलब 1 कंट्री 1 मार्केट, 1 इंडिया 1 मार्केट की स्थिति आ गई। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी थी, ऐसी स्थिति इसलिए भी थी कि हम अब स्पेशलाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि देश में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हो। कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अगर मान लीजिए कि बिहार में मखाना होता है तो वो मखाना ही उगाए, अगर कहीं पे संतरा होता है संतरा ही उगाए। तो इस तरह की जब हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एक जगह पे उगेगा और वो बाकी जगहों पे जाएगा, बाकी जगहों के डिमांड को पूरा करेगा। ऐसी स्थिति में अगर डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट तरह के कानून होंगे तो उस जो बेचने वाले को या खरीदने वाले को बहुत सारी समस्या आएगी। तो इस कानून के तहत यही होगा कि आप कहीं भी बेच सकते हैं। तो इसीलिए जो स्पेशलाइजेशन है और साथ साथ जो हम कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल या लोकल फॉर ग्लोबल, इस तरह की जो चीजें हैं ये सब चीजें और सशक्त होंगे। तो ये सारी जो कानून आई, ये तीनों कानून, और खास करके जो पहला कानून जिस कानून को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे पूरे देश का एकीकरण हो जाएगा और पूरा देश एक मार्केट हो जाएगा और 1 कंट्री 1 मार्केट का कंसेप्ट लागू हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर सिंह, चलते चलते आपसे भी एक सबसे छोटी सी टिप्पणी एकदम संक्षेप में कि इससे जाहिर तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की का जो लक्ष्य है उसे हम तेजी से पा सकेंगे।
मैं एक ही शब्दों में आंसर करता हूँ, जरूर निश्चित है। और सरकार इस पर पूर्ण प्रयास कर रही है। किसान भाइयों को पूर्ण आशा और मेहनत के साथ लगे रहना चाहिए। आपके उपज का उचित मूल्य, अच्छा मूल्य मिलने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर गिरीश कुमार झा और डॉक्टर एसके सिंह, आप दोनों ने हमें इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो विस्तार से जाना आपने 3 जो नए कृषि कानून हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, खासतौर पे कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम 2020, और जाना आपने कि किस तरह से खासतौर पे जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद ये अधिनियम होने जा रहे हैं, और देश में जो कृषि क्षेत्र है उसमें काफ़ी सकारात्मक बदलाव इससे आएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल के चर्चा का विषय रहेगा सूकर पालन की योजनाएं और सर्दियों में पशुओं के प्रजनन संबंधी रोग। अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। और इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जो कि टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। और इसी तरह हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम जो आपकी आशंकाएं हैं और सवाल हैं उनके जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बुखार के